जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। मैंने बात करी थी भारतीय संविधान की अनुसूचियों की। इसको मैंने पढ़ाया था अपनी क्लास में, ऑफलाइन क्लास में। तो इसके लिए आपका रिवाइज हो जाए दोबारा से वीडियो के माध्यम से, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के डाल दूं अनुसूचियों का, तो आप देख लें और आप इस चीज़ को देखें, पूरी क्लास पढ़ें और मैं कोशिश पूरी करूंगा आपको एक एक बात समझ में आए और आपको याद भी हो जाए। तो मेरी कोशिश रहेगी कि थ्योरी भी दूं आपको और बढ़िया कंटेंट के साथ में आपको याद भी हो जाए, हर चीज़ समझ में भी आ जाए। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो याद भी हो जाएगा। तो देखिए आप, मैं अनुसूचियों की बात करूं, इसी के साथ में जब संविधान बना था उस टाइम पर इसमें 8 अनुसूचियां थी जब संविधान बना था। उसके बाद में जैसे ज़रूरत बढ़ती गई, चीज़ें बदली और उसी बदलने के साथ में क्या हुआ, कुछ ऐसी आवश्यकताएं बढ़ी तो हमें अनुसूचियों में थोड़ा और संख्या बढ़ानी पड़ी इनकी, कुछ कामकाज बदले। इसी के साथ में आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने बात करी कुल अनुसूचियां कितनी होती हैं। पहले तो मूल संविधान की अगर बात करूं मैं, तो मूल संविधान में इसमें संख्या होती है इनकी 8। संख्या कितनी होती? 8 संख्या होती है। यानी जब संविधान बना था 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद में दूसरा प्रश्न बनता है, वर्तमान में इनकी संख्या कितनी होती है अनुसूचियों की? वर्तमान में संख्या होती है 12। वर्तमान में 12 अनुसूचियां होती हैं। तो अगर आपसे पूछ लें कि वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी होती, तो आप बोलेंगे 12। कौन कौन सी बड़ी हैं? 9, 10, 11 और 12, ये 4 बड़ी हैं। इन 4 को मैं पढ़ूंगा बाद में। पहले मैं पढ़ूंगा 8 अनुसूचियां, ये वाली 8। तो इसी के साथ में मैं देखूंगा, सबसे पहले स्टार्ट करूंगा जो पहली अनुसूची होती। पहली अनुसूची का संबंध किससे होता, तो आप बात करेंगे प्रथम अनुसूची की। प्रथम अनुसूची, मैं कहता हूं आप पूरा वीडियो देखना, पूरी क्लास देखना और एक एक बात समझ में आएगी। बस बने रहना, आप देखना इसको। जो पहली अनुसूची होती है, पहली अनुसूची में भारत के जितने भी राज्य होते हैं, भारत के 28 राज्य, भारत के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, या इसको हम संघ शासित भी बोलते हैं, संघ शासित, संघ शासित प्रदेश। इनकी संख्या कितनी है? इसको बोलते हैं यूटी, यूनियन टेरिटरी। इनकी संख्या 8 होती है। भारत में राज्य कितने हैं? 8। यूटी कितने हैं? 8। भारत में राज्य कितने हैं? 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। ठीक है, तो राज्य 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित वो प्रदेश होते हैं जहां पर सीधा केंद्र सरकार का शासन होता है। यहां पर मुख्यमंत्री नहीं होता है, बाकी राज्यों में होता है। तो यहां पे मैंने बात करी, ये भारत के जो 8 राज्य हैं, इनकी सीमा के बारे में, इनका क्षेत्रफल जो भी होता है और इनमें प्रशासन के बारे में सारी जानकारी आपको पहली अनुसूची में मिलेगी। तो पहली बात क्लियर, पहली अनुसूची हो गई। इसके बाद बात करेंगे हम दूसरी अनुसूची की। तो आप देखेंगे दूसरी अनुसूची में अगर मैं बात करूं, इसमें क्या होता, इसकी अगर बात करूं तो जो पदाधिकारी होते हैं, निम्न पदाधिकारी, निम्न पदाधिकारी, निम्न पदाधिकारी के शपथ, सॉरी, निम्न पदाधिकारी के वेतन, के वेतन के बारे में प्रावधान, के
बारे में प्रावधान होता है, यहाँ पे के बारे में प्रावधान होता है। अब वो ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनके वेतन के बारे में प्रावधान आपको दूसरी अनुसूची में देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे कौन कौन से, तो ऐसी 9 कैटेगरी होती है जिनका वेतन का प्रावधान आपको दूसरी अनुसूची में मिलेगा। तो देखें, नंबर 1 जो होता है वो होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के वेतन का प्रावधान अगर आपसे पूछ ले तो दूसरी अनुसूची मिलता है उसका। जो दूसरा होता वो होता है राज्यपाल। राज्यपाल, इसके वेतन का भी प्रावधान आपको यही मिलेगा। दूसरी बात आप देखेंगे, तीसरे नंबर पर जो आता है वो होता है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। फिर आता है इसके बाद में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। उपसभापति, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। फिर आता है 5वें नंबर पर राज्य विधानमंडल। राज्य, ये वाला हो गया। चौथे नंबर पर राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। फिर इसके बाद में आता है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। फिर इसके बाद में आता है राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। फिर आता है विधान परिषद, राज्य विधान परिषद। राज्य विधान परिषद, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। उपसभापति, ये हो गए 6 कैटेगरी हो गई। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। इसके बाद में आप देखेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इसके बाद में 7वें नंबर पे आएगा उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय, न्यायालय के जो जज होते हैं उनका। इसी के बाद में जो आएगा 8वें नंबर पे वो होगा उच्च न्यायालय, यानी हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय, जो उच्चतम न्यायालय होता है ये देश का एक ही होता है, बाकी जो उच्च न्यायालय राज्य होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायाधीश 8 हो गए। और एक और होता है यहाँ पे 9वें नंबर पे, जिन्हें बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक। ये 9 कैटेगरी होती हैं आपके दूसरी अनुसूची में, जिनके वेतन का प्रावधान आपको यहाँ पे मिलेगा। राष्ट्रपति का वेतन आपको यही मिलेगा जानकारी, राज्यपाल के वेतन की जानकारी यही मिलेगी, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष यही मिलेंगे, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के जज और उच्च न्यायालय के जज, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं और हाई कोर्ट के जज, उनके वेतन का जानकारी मिलेगी आपको। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिन्हें हम बोलते हैं CAG, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल, इनके बारे में जो वेतन का प्रावधान है वो यहाँ पर मिलेगा। आशा है कि आप ये बात समझ पाए होंगे। तो पहली अनुसूची ये हो गई 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में। अच्छा, एक बात आपको याद रखनी है, जो सभापति है, जो सभापति ये होता है आपका, जो सभापति ये होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, और आप देखेंगे कि उपराष्ट्रपति का वेतन जो उसको दिया जाता है वो उसके उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं दिया जाता है, उसको वेतन दिया जाता है सभापति के रूप में। इसको वेतन सभापति के रूप में दिया जाता है। और आप देखेंगे यहाँ पर कि दूसरी अनुसूची हो गई। यहाँ बात करें तीसरी अनुसूची की। तीसरी अनुसूची में क्या होता,
जो निम्न पदाधिकारी होते हैं इनके शपथ के बारे में प्रावधान होता है, तीसरी अनुसूची। तो मैं बात करूंगा तीसरी अनुसूची की। अनुसूची इसमें आपको याद रखना है, निम्न पदाधिकारी के शपथ या प्रतिज्ञान का विवरण का उल्लेख। कुछ पदाधिकारी होते हैं जिनकी शपथ का या प्रतिज्ञान का एक ही बात होती है। शपथ वैसे देखा जाए तो ईश्वर की ली जाती और प्रतिज्ञान किसी के लिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईश्वर में आस्था नहीं रखते होते हैं तो उनको प्रतिज्ञान दिलाया जाता है। नहीं है, दोनों चीज एक ही, शपथ और प्रतिज्ञान, या फिर ये आपको मिलेगा तीसरी अनुसूची में। अब देखेंगे आप यहाँ पर कि कौन कौन ऐसे लोग होते हैं जिनका यहाँ पर शपथ का विवरण आपको मिलेगा। तो नंबर 1 देखेंगे आप, जो संसद होता है, संसद और विधानमंडल, राज्यों की विधान जो मंडल होती है, विधानमंडल के उम्मीदवार यानी इसके मेंबर नहीं, जो चुनाव लड़ने की तैयारी में होते उम्मीदवार, उनको भी एक शपथ दिलाई जाती है। उसका विवरण भी आपको इसी मिलता। दूसरी बात, संसद और विधानमंडल के सदस्य, इनकी भी जानकारी आपको यही मिलेगी शपथ के बारे में। शपथ हो गई। फिर इसके बाद में जो संघ एवं राज्य के जो मंत्री होते हैं, संघ के मंत्री होते कुछ और राज्य के मंत्री, इनको भी शपथ यही दिलाई जाती है, संघ और राज्य के मंत्री। इसके बाद में उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यानी कह सकते हैं हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, इनकी शपथ का प्रावधान यही मिलेगा आपको। इसके बाद में 5वें नंबर पे आता है सीएजी, जिसे बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इतनी कैटेगरी यहाँ पर है जिनको शपथ दिलाई जाती है। इतनी कैटेगरी होती है यहाँ पर जिनको शपथ दिलाई जाती है। तो तीसरी अनुसूची देखिए आपने, निम्न पदाधिकारी के शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख मिलता है। आपको ये लाइन तो याद रखनी ही रखनी है। हो सके तो आप ये आपको जानकारी में डाल दिया कि आप ये चीज जानकारी रखें कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको यहाँ शपथ दिलाई जाती है। तो आप देखेंगे संसद और विधानमंडल के जो उम्मीदवार होते हैं, ठीक है, जो तैयारी में होते हैं, वहां मेंबर नहीं बन रहे होते हैं, बस तैयारी में होते कि चुनाव लड़ने के लिए जिससे तैयार होते, उनको शपथ दिलाई जाती है। फिर जो लोग जीत के आते हैं, मेंबर बन जाते हैं उसके, तो उनको शपथ दिलाई जाती। संघ और राज्य के मंत्री होते, एक बनती बनाई जाती मंत्री परिषद। संघ के लिए मंत्री परिषद अलग होती है, राज्य के लिए मंत्री परिषद अलग होती है। तो उनको जो शपथ दिलाई जाती है उसका प्रावधान यहीं पर होता। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज जो होते हैं, इनको शपथ का जो विवरण होता है पूरा यही दिया होता है तीसरी अनुसूची में। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसके बारे में जानकारी भी आपको यही मिलेगी। अब आपको एक बात ये देखनी है, यहां पर आपने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का विवरण नहीं देखा। उसके शपथ की अगर मैं बात करूं तो एक बात ध्यान रखना कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, एक नोट पॉइंट बना के लिखना इस बात को, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है, इतनी बात आपको याद रखनी है। तीसरी अनुसूची में नहीं होता इसका उल्लेख। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति
और राज्यपाल, इसका विवरण आपको तीसरी अनुसूची में नहीं मिलता है। अच्छा, अब बात आती है फिर कहाँ मिलता है, तो आप देखेंगे जो राष्ट्रपति होता है, ये राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत, आर्टिकल 60 होता है, ये शपथ लेता है। और जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति की बात करूं तो ये 69 69 के तहत 69 के तहत शपथ लेता है। और जो राज्यपाल होता है 159 के तहत 159 के तहत अनुच्छेद 159 में इसका प्रावधान होता है शपथ का, है ना। तो जब 59 में पढ़ूंगा ये अनुच्छेद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी बात करूंगा, ठीक है। जो भी आपके डाउट होंगे वो बात करूंगा। 157 में क्या है, 158 में क्या है, 159 में क्या है, तो आप जरा सी टेंशन ना लेना। जब मैं पढ़ूंगा स्पेशल तौर पे इसको, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। शपथ के क्या शर्तें होती हैं, कौन सी शपथ लेती है, वहां मैं बात करूंगा। तो यहाँ पे आप देख लिए हैं इतनी बात कि तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान होता है। शपथ में ये लोग आते हैं, कौन नहीं आता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति 60 में आ गया, उपराष्ट्रपति 69 में हो गया, राज्यपाल 159 में हो गया, ठीक है। हालांकि 157 की बात मैं करूंगा, इसको जब मैं पढ़ूंगा तब, तो आप देखिएगा। इसके बाद में चौथी अनुसूची की अगर मैं बात करूं, चौथी अनुसूची में, तो इसमें क्या होता, चौथी अनुसूची की अगर बात करूं, चौथी अनुसूची, यहां पे आप देखेंगे कि राज्यसभा, संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो अलग हैं, और इसके जो मेंबर होते हैं वो अलग होते हैं। राज्यसभा, और क्या होता है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, राज्यों का प्रतिनिधित्व, अब कैसे, राज्यसभा में हर राज्य से कितनी सीटें होंगी, और ये सीटें जनसंख्या के आधार पर तय की जाती हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सीटें होंगी, ठीक है। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सीटें होती भारत में, 31 सीटों वाला, 31 सीटें ऐसी होती है राज्यसभा की, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में क्या प्रतिनिधित्व करता है, तो आप बोलेंगे उत्तर प्रदेश 31 सीटों के साथ राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे हर राज्य की जितनी जितनी सीटें होती हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र में 18 सीटें होती है, तो महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा करके हर राज्य से कितनी कितनी सीटें हैं उसके बारे में सारी जानकारी आपको चौथी अनुसूची मिलेगी। इसी के बाद में आप पढ़ेंगे, इसमें एक बात और याद रखनी है आपको, राज्यसभा में इसमें जो यूटी होते हैं, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, केंद्र शासित, यहां पर राज्यसभा सीटें नहीं, बट क्या होता है, 2 ऐसे हैं केंद्र शासित प्रदेश, 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका विवरण यहां मिलता है। एक होता है दिल्ली और एक होता है पांडुचेरी, ये पुदुचेरी बोलते हैं, ठीक है। तो दिल्ली और पांडुचेरी, तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि ऐसे कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वो 2 राज्य हैं, दिल्ली और पांडुचेरी। अब पढ़ेंगे 5वीं अनुसूची। तो इसमें आप देखेंगे जो 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची, इसमें क्या दे रखा होता, इसमें दे रखा होता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ने एसटी बोलते हैं, के प्रशासन के बारे में, प्रशासन के बारे में प्रावधान, के प्रशासन के बारे में प्रावधान यहां पे होता है। जो शेड्यूल कास्ट होते हैं और शेड्यूल ट्राइब, पूरे भारत की एससी और पूरे भारत की एसटी, है ना, जिन्हें बोलते हैं एससी बोलते हैं अनुसूचित जाति, एसटी बोलते हैं अनुसूचित जनजाति, इसे बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब, इसे बोलते हैं शेड्यूल कास्ट, ठीक है।
इनके बारे में प्रावधान होता है आपका, इनके प्रशासन के बारे में प्रावधान आपको मिलेगा 5वीं अनुसूची में। फिर बात आती है 6वीं अनुसूची। 6वीं अनुसूची, इसमें क्या होता, इसमें आप देखेंगे, आपने इसमें पढ़ रखा है 5वीं अनुसूची में पूरे भारत के SC और ST। जो 6ठे नंबर की अनुसूची होती है, इसमें बात करेंगे 4 राज्य हैं, 4 राज्य। और वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? एक होता है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इन 4 राज्य के जो अनुसूचित जनजाति होते हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग, अनुसूचित जनजाति जो होते हैं यानी ST जो होते हैं स्पेशल, इन 4 राज्य के, इनके प्रशासन के बारे में प्रावधान, इनके प्रशासन के बारे में प्रावधान आपको मिलेंगे 6वीं अनुसूची में। तो ऐसे करके मैंने 6 अनुसूची समाप्त कर ली। ठीक है, तो 6वीं अनुसूची में 4 राज्य, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, यहाँ की जो अनुसूचित जनजाति होती है, इनके प्रशासन के बारे में प्रावधान। ठीक है, इनका क्षेत्र क्या है, इनके प्रशासन में क्या चीजें होंगी, ठीक है, उनके बारे में सारे प्रावधान आपको 6वीं अनुसूची मिलते हैं। इसी के साथ मैं बात कर लूंगा 7वीं अनुसूची की। तो आप देखेंगे जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची, इसमें क्या करना है आपको, 7वीं अनुसूची, इसमें केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा किया गया। इसमें केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा है, शक्तियों का बंटवारा। अब 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा हो गया। कैसे किया गया? इसमें क्या हुआ, इसके अंतर्गत 3 अनुसूचियां आती हैं, इसके अंतर्गत 3 सूचियां बनाई गई, 3 सूचियां बनाई गई। अब नंबर 1 जिसे बोलते संघ सूची, संघ सूची। तो हम सबसे पहले संघ सूची की बात कर लूं। इस पर कानून कौन बनाएगा? कानून केंद्र सरकार बनाएगी, केंद्र सरकार बनाएगी। और फिर बात आती है इसमें पहले, यानी मूल संविधान जब बना था पहले 97 विषय थे, पहले 97 विषय थे और अब आकर के हो गए इसमें 100। इसमें कुछ विषय बढ़ा दिए गए। तो पहले मूल संविधान में इसमें 97 विषय थे, अब 100 हो गए। जैसे आप देखेंगे रेलवे, रेलवे विभाग सारा इसमें आएगा। तो रेलवे में राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती है, इसमें केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी रेलवे में। ठीक है, उसके बाद में आता है इसमें बीमा, डाक और RBI की बात कर लूं या बैंकिंग, RBI बैंकिंग, जनगणना, जनगणना, आप बात करेंगे रेडियो, टेलीविजन, टेलीविजन आदि। ऐसे 100 विषय होते हैं। तो ये कुछ प्रमुख विषय हैं जो आपको याद रखने हैं। तो इन कामों पर केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी, इसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक है, इस पर कानून बनाएगी। अच्छा, इसके बाद में जो दूसरा होता है वो होता है राज्य सूची, राज्य सूची। तो सीधी सी बात है कि राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा? तो आप बोलेंगे इसमें कानून राज्य सरकार बनाएगी, राज्य सरकार। जैसे इसमें कुछ काम है वैसे इनके भी कुछ काम है। तो इनके अगर विषय की बात करूं तो मूल विषय क्या है? मूल विषय यानी मूल संविधान जब बना था तब इसमें 66 विषय थे और अब कितने हो गए इसमें? अब इसमें रह गए 61। ठीक है, 61 रह गए।
5 कर दिए गए कम, कुछ उसमें जोड़ दिए गए, कुछ संवर्ती सूची में जोड़ दिए गए। अभी बात करूंगा संवर्ती सूची की। इसमें क्या हुआ, 66 थे। और कौन कौन से, जैसे बात कर लो, जैसे आप बात करते हैं पुलिस, जिसकी वैकेंसी आ गई अभी पुलिस, और इसी के साथ में पुलिस के बाद इसमें आता है मेला, बाजार, जो कर होता है, पथ कर वगैरह, पथ कर, बाजार, मेला हो गया, पुलिस, मेला, बाजार, पथ कर आदि चीजें आपकी राज्य सूची में आती है। ठीक है, राज्य सूची में। अच्छा, इसी के बाद में फिर अगली जो आती है वो होती है आपकी संवर्ती सूची। तीसरी होती है संवर्ती सूची। संवर्ती सूची, ये संवर्ती सूची जो है, अगर आपसे पूछा जाए संवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया गया, तो पहली बात तो यह है, संविधान में इसे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संविधान में इसे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कैनबरा इसकी राजधानी होती है ऑस्ट्रेलिया की, कैनबरा। संविधान में इसे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अब बात आती है इस पर कानून कौन बनाएगा, तो कानून बनाने के लिए इसमें दोनों बनाते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों कानून बनाते हैं इस पे। अब ऐसे कौन कौन से काम होते हैं जिस पर कानून बनाते हैं, तो आप लिखेंगे वो काम, जैसे जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा, विवाह, शिक्षा, विवाह, स्वास्थ्य, वन और वन्य जीव, वन व जीव। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा, विवाह, स्वास्थ्य, वन, वन्य जीव। ठीक है, ऐसे करके कुछ विषय आपके संवर्ती सूची में आते हैं। अच्छा, अब बात आती है इसमें पहले कितने, तो मूल विषय कितने होते हैं इसमें, मूल विषय होते 47, और अब कितने हो गए इसमें हो गए 52 विषय। पहले मूल विषय थे, अब इसमें 52 विषय हो गए। तो ऐसे करके केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा हुआ है 7वीं अनुसूची में। 3 पार्ट में बांट लिया गया, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची के विषय पहले 97 थे, 100 कर दिए गए। राज्य सूची के विषय पहले 66 थे, 61 कर दिए गए। उसके बाद में संवर्ती में पहले 47 विषय थे, अब 52 कर दिए गए। तो इस प्रकार से 7वीं अनुसूची भी खत्म हो जाती है। अब मैं बात करूंगा 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा भाषाओं के बारे में, टोटल भाषाओं के बारे में। तो आप देखेंगे यहां पर 8वीं अनुसूची की बात करेंगे, 8वीं अनुसूची में होती भाषाएं, 8वीं अनुसूची में भाषाएं। तो आप बोलेंगे कि भारत की भाषाओं के बारे में प्रावधान, भाषाओं के बारे में प्रावधान अब बात इसकी आती। फिर आपको याद रखना है कि जब संविधान बना था, मूल संविधान में 14 भाषाएं, 14 संवैधानिक भाषाएं थी, 14 संवैधानिक भाषाएं थी, 14 संवैधानिक भाषाएं थी। और अब कितनी हो गई, यानी वर्तमान में कितनी भाषाएं, वर्तमान में 22 संवैधानिक भाषाएं हो गई, संवैधानिक भाषाएं हो गई, 22 संवैधानिक भाषाएं हैं। अब देखेंगे आप कि भाई वो 14 भाषाएं कौन कौन सी हैं। अगर आप पूछ लें आपसे, ठीक है, पेपर में आ जाए कि कौन सी संवैधानिक भाषा नहीं है, तब आप क्या करेंगे। तो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा कि मैं 14 की 22 की 22 भाषाएं पढ़ लूँ। 14 से 22 कैसे हुई उनकी बात करूंगा, और टोटल जो 14 है उनकी बात करूंगा। तो आप देखेंगे यहां पर, मैं इसको अगर नक्शे से पढ़ लूँ तो बहुत बेहतर रहेगा। तो उसमें आप देखेंगे
ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ पे तो आप देखेंगे जो 14 भाषाएं हैं। नंबर 1, आप जानते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, यहाँ की भाषा होती कश्मीरी, इसको भी संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। इसके नीचे आता अगला राज्य पंजाब, यहाँ पर बोली जाती पंजाबी, पंजाबी भाषा। ये हो गई। पंजाबी के साथ में राजस्थान छोड़ दो, ये गुजरात आता है, गुजरात में बोली जाती है गुजराती, गुजराती। इसके नीचे आता है महाराष्ट्र का राज्य, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में बोली जाती है मैथिली, महाराष्ट्र में मैथिली। गोवा और कर्नाटक जो राज्य होता है, यहाँ बोली जाती है कन्नड़ भाषा, कन्नड़। और जो केरल का होता है, केरल सबसे लास्ट में नीचे, यहाँ बोली जाती है मलयालम, मलयालम। तो ये वाली भाषा हो गई कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, मैथिली, कन्नड़ और मलयालम। फिर इसके ऊपर यहाँ पर तमिलनाडु पड़ता है, यहाँ तमिल भाषा बोली जाती, तमिल। इसके ऊपर पड़ता राज्य आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश पड़ता है, यहाँ भाषा बोली जाती है तेलुगु। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, तेलंगाना यहाँ पड़ता है, तेलंगाना। फिर इसके ऊपर बोलता है उड़िया, उड़ीसा राज्य पड़ता है, यहाँ भाषा होती उड़िया, उड़िया हो गई। जो शास्त्रीय भाषा भी है, तेलुगु शास्त्रीय भाषा, तमिल, तेलुगु, उड़िया। सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा आपकी उड़िया ही होती है। इसके बाद में फिर यहाँ राज्य पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में होती है बांग्ला या बंगाली, बांग्ला। और यहाँ पर राज्य पड़ता है आपका असम, यहाँ होती है भाषा असमिया, ठीक है। और 3 भाषाएं आपको और याद रखनी है, जिन्हें हिंदी, संस्कृत और उर्दू। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 भाषाएं मूल संविधान में थी। अच्छा, अब जो 14 से 22 हो गए, इसे आप लिख लेंगे। और इसके बाद में जो आपकी 14 से 22 हुई हैं, 8 भाषाएं और बढ़ी, इनकी मैं चर्चा कर लूंगा इसी के साथ में। तो आप देखेंगे यहाँ पे संविधान में अब जो भाषाएं जोड़ी जाएंगी, वो संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी जाएंगी। तो 21वां संविधान संशोधन हुआ, 21वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन होता है। इसमें भाषा जोड़ी गई सिंधी, सिंधी। अब अगर आपसे पूछ लें कि संशोधन के माध्यम से सबसे पहली संवैधानिक भाषा कौन सी है, तो वो सिंधी होती है। इसके बाद में दूसरा होता है 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन होता है, 71वां संविधान संशोधन। यहाँ पे 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, एक होती है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, 3 भाषाएं। इनको याद करने का तरीका ये है, एक शब्द याद कर लेंगे आप, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसके बाद अब एक और हुआ था यहाँ पर 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन होता है। ये होता है 2003 में। जो 71वां हुआ तो ये 1992 में हुआ था, 1992 में। 52वां हुआ 2003 में, 2003 में होता है। यहाँ पर 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, है ना। आप बोलेंगे मैथिली, मैथिली, मैथिली हो गई, और संथाली, डोगरी और बोडो, बोडो। ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी आपको। इसको याद करने का तरीका ये है, MSDB, या ऐसा कह सकते हैं इसको MS धोनी, और इससे B से भैया, ऐसा करके याद कर सकते हैं, MS धोनी भैया। तो मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, ये 4 भाषाएं आपकी यहाँ हो जाएंगी। 52वां संविधान संशोधन 2003 में होता है मैथिली, संथाली, डोगरी
और बोडो ये भाषाएं जोड़ी जाती हैं। तो ये 8 भाषाएं आपकी बाद में जोड़ी गई संशोधन के माध्यम से। 21वां हुआ सिंधी जोड़ी गई, 71वां 1992 में हुआ नेपाली मणिपुरी कोंकणी जोड़ी गई, 52वां हुआ 2003 में मैथिली संताली डोगरी और बोडो जोड़ी गई थी। बाकी 14 भाषाएं हमने आपको लिखवा दी, कश्मीरी, गुजराती और कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बांग्ला, असमिया और मैथिली, कोंकणी भी हो गई थी। मराठी, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, ठीक है, महाराष्ट्र में मराठी होती है वहां पे, ध्यान रखना इस बात को। चलिए अच्छा, महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। अब मैं बात करूं नवी अनुसूची की। अब जो संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई वो, उनकी मैं बात कर लूं अगर, तो आप देखेंगे नवी अनुसूची की, नवी अनुसूची, इसमें आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, आपको ध्यान देना यहां पर कि जो नवी अनुसूची थी, नवी अनुसूची है ना, जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी उन्मूलन संबंधी कानून, संबंधी कानून, इसमें मिलेगा आपको, या कह सकते हैं इसको राज्यों की संपत्ति का उल्लेख, संपत्ति का उल्लेख, संपत्ति का उल्लेख, जमींदारी उन्मूलन संबंधी कानून बनाया गया, जिसमें राज्यों की संपत्ति का उल्लेख यहाँ पर होता है। पहले जमींदारी प्रथा चलती थी अंग्रेजों के टाइम पे, जमींदारी प्रथा, तो बहुत लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन होती थी। कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास भूमि नहीं थी, भूमिहीन थे, क्योंकि भारत गुलाम रहा अंग्रेजों का, उन्होंने अपनी मर्जी से शासन चलाया और जमींदारी व्यवस्था लाए। किसी के पास जमीन बहुत ज्यादा होती थी, किसी के पास नहीं होती थी, ठीक है, इसलिए ये अनुसूची जोड़ी गई थी, जमींदारी उन्मूलन किया गया, इसके संबंधी कानून बनाए गए। केशवानंद भारती आया था एक केस, उसकी चर्चा मैं करूंगा बाद में, वो इससे संबंधित है, राज्यों की संपत्ति का उल्लेख। इतनी बात याद रखनी। फिर एक बात याद रखनी है, तो कब जोड़ा गया, तो संविधान में प्रथम संशोधन होता है, प्रथम संविधान संशोधन, संशोधन 1951 में के द्वारा जोड़ा गया, के द्वारा जोड़ा गया, पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। इस टाइम पे प्रधानमंत्री होते हैं जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री होते हैं। अच्छा, अब बात करेंगे आप 10वीं अनुसूची की। 10वीं अनुसूची, यहां पे आप देखेंगे, इसमें जो चीजें आपको मिलेंगी, इसमें किसका प्रावधान होता, दल बदल संबंधी प्रावधान, दल बदल संबंधी प्रावधान। आपने देखा होगा नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो उनके संबंध में क्या क्या प्रावधान होंगी, क्या क्या शर्तें होंगी, वो कब बदल सकते हैं, कब नहीं बदल सकती है, बदल लिया तो क्या प्रावधान होंगे, वो सारी जानकारी आपको 10वीं अनुसूची मिलती है। अच्छा, अब ये जोड़ी गई थी, जोड़ी कब गई थी, तो इसके लिए संविधान में 52वां संविधान संशोधन हुआ, 52वां संविधान संशोधन हुआ, और ये हुआ था 1985 में, 1985 में, तब इसको जोड़ा गया था। इसी के साथ आप देखेंगे 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, इसमें आप देखेंगे क्या प्रावधान होता। तो पहली बात, इसको कब जोड़ा गया, तो संविधान में 73वां संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन किया गया, और ये हुआ था 1992 में, तब इसको जोड़ा गया था, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में, इसमें क्या हुआ था, इसमें पंचायती राज, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। उनके कामकाज के बारे में, पंचायती राज के बारे में, है ना, पंचायत, ग्राम पंचायत, जो पंचायती राज 3 स्तरीय पंचायती राज होता है, ठीक है, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत, यहीं पे बात करेगी 30। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज है, पंचायती राज है। कहीं कहीं पर
4 स्तरीय पंचायती राज होती है, कहीं पर द्विस्तरीय होती है, कहीं पर 3 स्तरीय होती है। तो आपको याद है उत्तर प्रदेश में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होती है। और कौन कौन सी 3 स्तरीय है? एक होता है जिला पंचायत, जिला पंचायत, और एक होता है ब्लॉक पंचायत, ब्लॉक पंचायत, एक होता है ग्राम पंचायत, जिनका मुखिया प्रधान होता है पंचायत। तो कौन कौन सी 3 स्तरीय पंचायती राज है? जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत। ये हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था